डेट आज 8 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 और 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज में है। ये कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 1976 में बनाई गई थी। किसके अंडर? इससे पहले देखो 1963 में एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये जो कानून है इसके सेक्शन 4 के थ्रू ये कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। क्या काम है इस कमेटी का और किस तरह से बनाई गई इस एक्ट के थ्रू, ये जानते हैं। जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, ये कहता है कि यह कमेटी बनाई जाएगी एक रिजोल्यूशन के द्वारा। पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा, उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी, यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर पार्लियामेंट में दोनों हाउस में वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। जब दोनों हाउस उसे पास कर देंगे तब फिर वो प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और उसके थ्रू ये कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो प्रोविजन है इस एक्ट के थ्रू, ये एक पैनल है जो कमेटी है, अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है, जो ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है। इस कमेटी को चेयर कौन करता है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, यानी कि चेयरपर्सन, अध्यक्ष। किसके अकॉर्डिंग? 1963 एक्ट के अकॉर्डिंग यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसमें मेंबर कितने होते हैं इस कमेटी में? इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। 20 मेंबर लोकसभा के एमपी होते हैं और 10 एमपी आते हैं राज्यसभा से, तो टोटल 30 मेंबर होते हैं। इस कमेटी का काम क्या है? देखो, ये रिपोर्ट तैयार करती है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए और इसका काम ये है, मेन उद्देश्य ये है कि देखो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री जितने ऑपरेशन होते हैं, पार्लियामेंट में कामकाज होते हैं, उसमें हिंदी के यूज का प्रमोट किया जाए, हिंदी के यूज का प्रमोशन किया जाए। यानी कि ये रिकमेंडेशन देती है कि हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से हिंदी के यूज को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके लिए ये रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है ये कमेटी। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट 1987 में दी थी। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट, तो ये कमेटी जब बन जाती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करती है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो फिर ये रिपोर्ट देती है किसको? प्रेसिडेंट को। और फिर प्रेसिडेंट किस में? पार्लियामेंट में रखते हैं और पार्लियामेंट में वो डिस्कस की जाती है कि इसने क्या सिफारिश दी है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है असेट अंडर मैनेजमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में इम्पोर्टेंट है। असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट्स आप जानते हो संपत्ति कोई भी हो सकती है, चल अचल संपत्ति, कुछ भी, मूवेबल या इमूवेबल, चल अचल बोलते हैं हिंदी में। कैपिटल हो सकती है, पूंजी, पैसा, मनी, या कोई घर, खेत, कुछ भी, सब असेट्स में आता है। तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? ये देखो, मान लो कोई भी क्लाइंट है, कोई भी आदमी है, ए बी सी डी, हम आप कोई भी, उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जितना पैसा लगाया है और जो उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो उसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और जिसे वो मैनेज कर रहा है, तो वो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट मानी जाएगी। यानी कि मान लो ये एक कंपनी है, इस कंपनी के शेयर खरीद लिए करोड़ों लोगों ने। अब ये कंपनी को जो मैनेज कर रहा है, ये टोटल इसके शेयर की वैल्यू हो गई मान लो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ वैल्यू है। अब इसको जो मैनेज कर रहा है, इस असेट्स को, ये ही है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंडर में है ये असेट्स। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें म्यूचुअल फंड, हेज फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पेंशन फंड या कोई और इन्वेस्टमेंट है, ये सब इसमें आ सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, क्या होता है? देखो, मान लो आपको एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं, लेकिन आपके पास मान लो इतने पैसे नहीं है आप खरीद सको शेयर, उसका बहुत ज़्यादा महंगा है, मान लो 10,000 का एक शेयर आप नहीं खरीद सकते, आपके पास 5,000 रुपये हैं। या फिर मान लो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मुझे नहीं पता भाई साहब कब इसके शेयर खरीदने, कब बेचने और कौन सा खरीदना है,
कई तरीके के शेयर होते हैं, कौन सा खरीदना, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है कि मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड एक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना ली, ये समझ लो आप। अब इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनको कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट में किस तरह से पैसा लगाना है अपना, किस तरह से आप शेयर बॉन्ड खरीदोगे। अब ये अपना पैसा म्यूचुअल फंड में दे देते हैं, यहाँ पे जमा कर देते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड को कोई आदमी होंगे, एक दो आदमी इसको मैनेज कर रहे होंगे आपके लिए, और ये अपना पैसा भी लगा रहे होंगे किसी कंपनी में। तो पैसा आ गया म्यूचुअल फंड में, तो ये सारा पैसा अब ये किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, किसका बॉन्ड खरीदना है, ये देखेंगे। मतलब आपकी वजह मतलब आपकी तरफ से ये काम करेंगे म्यूचुअल फंड वाले, आपकी टेंशन हट गई। तो इसमें देखो रिस्क भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें जो जितना म्यूचुअल फंड में पैसा आया, जितना भी पैसा आया, कौन मैनेज कर रहा है, इसका एक मैनेजर होगा, एक आदमी जिसको एक्सपीरियंस होगा। तो ये जितना म्यूचुअल फंड में जो पैसा आया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट आई है, वो उसे क्या बोलेंगे हम, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो यही होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। इसके फायदे नुकसान भी समझेंगे अभी। जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, इसको कैलकुलेट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। एक तो देखो फर्म का डिस्क्रिशन होता है, मतलब जो भी कंपनी है या म्यूचुअल फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसका डिस्क्रिशन है, मर्जी है वो किस तरह से इसको कैलकुलेट करे, किस तरह से पता लगाए कि कितनी असेट है उसके पास। एक तो हो सकता है कि वो टोटल कैपिटल उसके पास जो है, टोटल कैपिटल उसके पास जो है उसको वो कैलकुलेट कर ले, या फिर इंडिविजुअल क्लाइंट की कितनी मनी है जिन्होंने उसमें जमा किया इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लो म्यूचुअल फंड में जमा किया, उसको काउंट कर ले, तो भी पता लगाया जा सकता है कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है। और देखो क्या ये फिक्स रहती है, नहीं, ये फ्लैक्चुएट करती रहती है। देखो इन्वेस्टमेंट किया आपने, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो ऐसा थोड़ी नहीं है रोज सेम रहेगा, उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो डेली इसका फ्लैक्चुएशन होता रहता है कि स्टॉक में कितना रिटर्न मिला, स्टॉक का मतलब शेयर ही समझ लो, कितना रिटर्न मिला, या म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिला, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस कितना चेंज हुआ, घटा बढ़ा, उसके हिसाब से ये भी असेट अंडर मैनेजमेंट घटती बढ़ती रहती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इस असेट अंडर मैनेजमेंट को, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इससे पता लगता है कि फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी बुक वैल्यू क्या है, और उसकी मार्केट में क्या, उसकी मार्केट में एक तरह से वैल्यू क्या है, मार्केट में किस तरह से उसे जो इन्वेस्टर हैं देख रहे हैं, तो ये पता चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो कस्टमर ज़्यादा उसके शेयर बॉन्ड खरीदेंगे किसी भी कंपनी के, और जब ज़्यादा खरीदेंगे तो उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा आएगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, उस कंपनी का और ज़्यादा विकास होगा। तो इस तरह से असेट अंडर मैनेजमेंट से एक इमेज बनती है किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की। तो ये जो फंड की मैनेजमेंट फीस होती है या एक्सपेंसिव जितना खर्चा होता है, वो भी देखो असेट अंडर मैनेजमेंट के परसेंटेज से कैलकुलेट की जाती है। मतलब कोई संपत्ति है किसी कंपनी की, उसको मैनेज करने में भी तो खर्चा आ रहा होगा, तो उस मैनेज करने का कितना खर्चा आ रहा है, इसके परसेंटेज पे हम कैलकुलेट करते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट के। तो अब थोड़ा ये जान लेते हैं बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है किसी कंपनी की। देखो बुक वैल्यू तो किसी मनी शेयर होल्डर हैं जो, वो क्या है, अगर मान लो कोई कंपनी की असेट को बेचा जा रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो क्या है, जो मनी शेयर होल्ड की दी जाएगी वो बुक वैल्यू के हिसाब से ही दी जाती है। तो बुक वैल्यू क्या है, एक तरह से वो असेट्स है जो कंपनी की बैलेंस शीट पे बेस्ड होती है। और मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू वो है जो कंपनी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से डिफाइन होती है, कि मार्केट में उसकी डिमांड सप्लाई क्या है, उसके आधार पे डिफाइन होती है। यानी कि करंट स्टॉक प्राइस कितना है, किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस, शेयर प्राइस कितना है मार्केट में, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू ये कैलकुलेट होती है। तो अगर मान लो मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, तो हम ये पता लगाते हैं कि इस कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी नहीं है और ये फ्यूचर में आगे अच्छा नहीं करेगी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगी, क्योंकि उसके शेयर या बॉन्ड लोग कम खरीदेंगे। और अगर किसी कंपनी की या फर्म की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो फिर ये हम इस तरह से मतलब एज्यूम करते हैं, या उस कंपनी की इस तरह से इमेज बन जाती है
कि वो फ्यूचर में ज़्यादा अर्निंग करने वाली है, फ्यूचर में भविष्य में वो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जब ज़्यादा बढ़ने वाला तो लोग उसके शेयर वगैरह ज़्यादा खरीदेंगे, उस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, फिर और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये फ़ायदे होते हैं किसी भी फर्म को बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्वाथी माउंटेन। क्या है स्वाथी माउंटेन्स? ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सर। ये देखो एक स्वाथी माउंटेन WLR है, जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रेडार है। मतलब ये समझ लो एक रेडार है। रेडार आप जानते हो? नहीं जानते हो तो साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर पढ़ा हो, वहाँ पे देख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। पिछले 10 साल में 6-7 बार तो क्वेश्चन पूछा ही होगा इससे, रेडार से प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये रेडार देखो, ये है जो आप देख रहे हो स्वाथी माउंटेन, जो ये लगा हुआ है इस व्हीकल में। तो व्हीकल में ये रहता है, तो इसे बोल देंगे मूवेबल रेडार है। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से ले जाया जा सकता है, इस ट्रक में रखा हुआ है ये रेडार। तो ये क्या काम करता है? ये देखो, जैसा इसका नाम है स्वाथी माउंटेन, माउंटेन यानी कि पहाड़ों पे ये आसानी से ऑपरेशन कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे, माउंटेनियस एरियाज़ पे। किसने बनाया है इसको? ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हमारे इंडिया की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेंगलुरु में, इसने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो ये वीपन लोकेटेड रेडार है, WLR रेडार। कैसे काम करता है ये? देखो रेडार कैसे काम करता है, इससे देखो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, या जिन्हें रेडियो वेव्स भी बोल सकते हैं, रेडियो वेव्स। तो ये लहर किरण जब इससे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स, ये जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। हमें जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, मान लो ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी, मान लो हमें, मान लो पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, या पहाड़ कितनी दूर है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे देखना है कि चाइना का यहाँ पे एक पहाड़ है, वो कितनी दूरी है। तो हम क्या करेंगे, स्वाथी माउंटेन से या रेडार से, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स जाएंगी, इस पहाड़ से टकराएंगी, फिर वापस आएंगी। तो इससे हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। कैसे? आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसी से निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स होती हैं वो किस गति से चलती हैं। प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश चलता है आपकी, किस गति से चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। पढ़ा होगा आपने बचपन में, अभी भी पढ़ा होगा। तो हमारे पास स्पीड है उसकी, और हमारे पास टाइम भी होगा, हमें पता होगा हमने अब भेजी और कितनी देर में हमारे पास वापस आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्पीड है, टाइम है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सिर्फ डिस्टेंस निकालने के काम ही आता है क्या? ये देखो, ये पता लगा सकता है रेडार, ये वीपन लोकेटेड रेडार है, जो मान लो चाइना या पाकिस्तान हम पे हमला करने वाला है, उसने हमारी तरफ रॉकेट लॉन्चर लगा रखा हुआ है और वो उसे लॉन्च करने वाला है, या कोई मिसाइल छोड़ने वाला है, या कुछ भी वो ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है हमारी तरफ फेंकने वाला है, आने वाला उसका एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह फेंकने वाला है, तो वो पहले से प्रोजेक्शन करता है ना रेडार वगैरह, उसमें भी मतलब रेडार वगैरह लगा होता है रॉकेट वगैरह में एक तरह से। तो वो पहले से ही पता लगा लेगा, वीपन लोकेटेड रेडार है जो हमारा, कि हाँ यहाँ से कुछ चीज़ लॉन्च होने वाली है, हमारी तरफ आने वाली है। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि ये पहले से पहले ही एडवांस सिग्नल दे देगा हमें कि कोई, मान लो हमारा जो हॉस्टाइल, यानी कि हॉस्टाइल आर्टिलरी हमारी तरफ आने वाली है, दुश्मन देश से हमारी तरफ कुछ आने वाला है, तो ये भी पता लगाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज शीट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए मेंस में। चार्ज शीट क्या होता है और कहाँ पे इसकी प्रोविज़न है और कौन इसे तैयार करता है और क्या होता है इसमें, ये 3-4 बातें हमें जाननी है। देखो मान लो ये A और B आदमी हैं, A और B, ध्यान से सुनना आप, A और B। A ने B को थप्पड़ मार दिया। अब आपको पता है कोई आदमी मारने की कोशिश करे किसे, या मान लो जान से मारने की कोशिश की A ने B को, अब B लेकिन बच गया। अब B चाहता है मैं जाऊं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने, FIR लिखाने, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। B चाहता है क्योंकि इसे डर है, अभी इसने हमला किया, मान लो आगे ऐसा हमला करे जान ही ले ले A, तो B गया पुलिस स्टेशन। इसने कहा कि भाई साहब
पुलिस वालों मेरी FIR लिखो। अब इन्होंने FIR लिख ली, क्योंकि इसने मारने की कोशिश की है, इसने FIR लिख ली पुलिस वालों ने। अब जो B है, B को हम बोलेंगे अक्यूजर। अक्यूजर का मतलब क्या होता है? आरोप लगाने वाला, क्योंकि B ने आरोप लगाया किस पे? A पे। तो A क्या हो जाएगा? A है आरोपी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे अक्यूज्ड। अक्यूज्ड अभी आरोप लगाए, सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि जब सिद्ध हो जाएंगे तो ये दोषी हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम कल्प्रिट, इंग्लिश में CULPRIT। तो अभी है अक्यूज्ड और जिसने आरोप लगाए B, वो है अक्यूजर। अब ये गया FIR लिखवाने, FIR लिख ली। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जांच स्टार्ट करती है। अब वो जांच करेगी। अब वो जांच करने के बाद क्या क्या सही है जो इसने बोला, B ने आरोप लगाए, क्या सही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन जुटाएगी, कितना मारा, कम मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी, दोनों के बीच में किस वजह से झगड़ा हुआ, ये सब कुछ रिपोर्ट एक मान लो बुक में तैयार करेगी। अब जो ये तैयार करेगी सारी इन्फॉर्मेशन, ये जाके कोर्ट में दर्ज करेगी, कोर्ट को देगी, सबमिट कर देगी। अब जो ये रिपोर्ट जो इसने तैयार की है कि किस वजह से मारा, क्या वजह थी, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, इसी को हम बोलते हैं चार्जशीट, जो कोर्ट में दाखिल करती है कौन? पुलिस। उसके बाद कोर्ट में केस चल जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कन्विक्शन ट्रायल चल जाता है। अब हम इसे जानते हैं कहाँ पे इसका दिया हुआ है प्रोविज़न। देखो CRPC है, हमारे इंडिया में एक कानून है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका सेक्शन है 173। इसमें चार्जशीट के बारे में दी गई है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन केस के बाद, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तैयार करेगा, जांच करने के बाद चार्जशीट तैयार करेगा और वो कोर्ट में दाखिल करेगा। तो ये रिकॉर्ड होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने तक, तो फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है पुलिस ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करने के लिए, उसे ही बोलते हैं हम चार्जशीट। इसमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है? वो आदमी जो अक्यूजर है, जिसने आरोप लगाए, जो B आया था FIR लिखवाने, वो आदमी जिसने B को मारा है, A आदमी के बारे में, किस वजह से मारा है, और ये जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, क्या किया था इसने, और B ने क्या बोला था इसे, ये सब कुछ बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। जब एक बार चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है कोर्ट में, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है अक्यूज्ड के बारे में, मतलब अक्यूज्ड के अगेंस्ट। जो आरोपी है A, जिसने थप्पड़ मारा था, उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट में। टाइम लिमिट कितनी होती है कि चार्जशीट कितने दिन के अंदर अंदर कोर्ट में सबमिट करनी होती है पुलिस ऑफिसर को, कितना टाइम होता है? देखो अगर नॉर्मल केस है, अगर नॉर्मल केस है तो वो लोअर कोर्ट में चलता है। सिविल केस है, मान लो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या कोई मान लो डोरी से रिलेटेड है, डोरी से तो नहीं बोल सकते, क्रिमिनल में आ जाता है, मतलब नॉर्मल केस है कोई प्रॉपर्टी वगैरह से, तो ये आ जाता है भाई साहब आपका लोअर कोर्ट में, ये सुना जाता है। और इसमें 60 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट में। अक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के बाद, जिस दिन अक्यूज्ड को, आरोपी को, मान लो A को जिस दिन गिरफ्तार किया था, 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी कोर्ट में पुलिस वालों को। और अगर कोर्ट सेशन में केस चल रहा है, कोर्ट सेशन में दाखिल करना है, मतलब अगर क्रिमिनल चार्ज है, जैसे इसने मारने की कोशिश की थी तो एक तरह से क्रिमिनल ही आ गया ये, या किसी ने रेप करने की कोशिश किया, रेप कर दिया, तो एक क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट में आते हैं। तो ये चलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। दो तरह के कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, लोअर कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्रिमिनल वाले जो केसेस हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में या सेशन कोर्ट में चलते हैं, सिविल वाले केस चलते हैं सिविल कोर्ट में। तो कोर्ट ऑफ सेशन के लिए 90 दिन होते हैं पुलिस वालों के पास, 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, कहाँ पे? कोर्ट में, तब केस चलेगा। और अगर मान लो नहीं किया 60 दिन और 90 दिन के अंदर, सिविल मामलों में 60 दिन और क्रिमिनल मामलों में 90 दिन में दर्ज नहीं की चार्जशीट, तो क्या होगा फिर? तो भाई साहब जो A आदमी गिरफ्तार किया था ना, उसे बेल मिल जाएगी। इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बेल या डिफ़ॉल्ट बेल, मतलब बेल का मतलब जमानत, वो छूट जाएगा जमानत में, मतलब जमानत पे छूट गया, लेकिन अभी उसका आरोप क्या है ना, नॉर्मल नहीं हुआ है, कोर्ट ने बरी नहीं किया वो, क्योंकि चार्जशीट फाइल ही नहीं किया, अभी केस चलना बाकी है, अभी तो वो आरोपी है ना, लेकिन बाहर आ गया जमानत पे। अब जमानत पे बाहर आ गया, जमानत पे बाहर आने के बाद वो केस लड़ेगा अपना। मान लो 60 दिन या 90 दिन जो क्राइटेरिया उसके अंदर चार्जशीट नहीं की दाखिल, 91 डेज में की या 92 में या
100 डेज में की चार्जशीट फाइल कोर्ट में पुलिस वालों ने, तो फिर वो केस को बाहर से ही लड़ेगा, केस को जेल में बंद नहीं रहेगा या थाने में बंद नहीं रहेगा, वो बाहर से ही लड़ेगा। हाँ, आगे मान लो अगर ऐसा लगा कोर्ट को कि ये भाई साहब जिसने आरोप लगाए हैं, जो बी आदमी था जिसको इसने मारने की कोशिश की, जिसने आरोप लगाए थे, हो सकता है ए अगर जेल से बाहर रहे तो बी आदमी को फिर मारने की कोशिश करे या मार दे या कोई और नुकसान रहे, तो फिर कोर्ट क्या है, ए आदमी की जो जमानत थी, बेल मिली थी, उसको कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है, फिर दोबारा जेल में डाल सकता है। तो ये चार्जशीट एफआईआर से डिफरेंट होती है, ये आपको याद रखना है। और एफआईआर क्या होती है ये तो आपको पता ही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। कोई आदमी आता है लिखवाने के लिए एफआईआर, तो वो राइटिंग में भी दे सकता है या बोल के दे सकता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब भी पुलिस वाला स्टार्ट करेगा, एफआईआर के दर्ज होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, उससे पहले जांच नहीं कर सकता। और एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है? देखो, बी आदमी जिसको मारा गया था वो भी कर सकता है, या बी आदमी का कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है या कोई और कुछ भी नहीं है, वो कोई भी दाखिल कर सकता है किसी के बारे में। ये एफआईआर देखो केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जा सकती है पुलिस डायरेक्ट। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं? जिनमें देखो पुलिस को अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती किसी को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे मान लो किसी ने रेप कर दिया और एफआईआर दर्ज कराना है, तो एफआईआर दर्ज कर देगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अपराध ऐसा है, कॉग्निजेबल है, तो एफआईआर दर्ज कर देगी। और पुलिस को कोर्ट से वारंट की जरूरत नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए, तो एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके ले आएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी इसमें। और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, जनरल केस है, तो उसमें देखो कोर्ट के पास जाएगी, पहले कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट ऑर्डर देगा, तब जाके वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, तब उस आदमी को गिरफ्तार करके लेके आएगी। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसको अरेस्ट करते हैं आदमी को और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। तो एफआईआर डायरेक्टली पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज कर सकते हैं, और बाकी के समय पे नहीं करते। तो क्या करते हैं, मान लो आपका रेप हुआ किसी का, मान लो, तो वो एफआईआर दर्ज कराने चली जाए कोई महिला, तो पुलिस वाले क्या एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, भगा देंगे, वो कंप्लेंट रजिस्टर होता है उसमें दर्ज कर लेंगे। मतलब लेकिन रेप का केस तो भाई साहब कॉग्निजेबल है, इसमें तो कर लेंगे। मान लो छोटा मोटा ऐसा झगड़ा ही हुआ था जैसे, या कोई और केस है जो नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें कोई आदमी गया, तो उसमें क्या होता है, पुलिस वालों के पास एक कंप्लेंट रजिस्टर अलग होता है, उसमें कंप्लेंट लिख लेते हैं। तो उसमें अगर कोर्ट की पहले परमिशन चाहिए अरेस्ट करने के लिए, तो परमिशन लेके आता है पुलिस वाला, तब उस आदमी को अरेस्ट करते हैं, मतलब एफआईआर लिखते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेडिवर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। देखो, आपने सबने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, किसी से पेमेंट की होगी, यूज किया होगा। ये किस तरह काम करता है? यूपीआई सिस्टम पे काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, इस पे काम करता है। जैसे मान लो ए और बी आदमी है, इसके पास पेटीएम पे अकाउंट है और इसके पास फ़ोनपे पे अकाउंट है, तो ये दोनों पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम वाला फ़ोनपे पे कर सकता है, फ़ोनपे वाला पेटीएम पे। क्यों? क्योंकि पेमेंट कराने वाला ये सिस्टम है यूपीआई, तो किसी पे भी कर सकते हैं, भले ही इसका अकाउंट फ़ोनपे पे नहीं है और इसका अकाउंट पेटीएम पे नहीं है, तो किसी पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का ये सिस्टम है फेडिवर्स। इसमें क्या है, जैसे मान लो इसमें मेटा जो कंपनी है, मेटा कंपनी स्टार्ट करने जा रही है। मेटा कंपनी देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा इन तीन, ये मेटा कंपनी के अंदर ही आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कंपनी जो ये। तो ये स्टार्ट करने जा रही है। मान लो आपका अकाउंट व्हाट्सअप पे है, आप व्हाट्सअप चलाते हो और इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं चलाते, और मान लो कोई बी बंदा है, वो सिर्फ फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप नहीं चलाता, तो आप भले ही इंस्टाग्राम पे नहीं हो और बी आदमी इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सअप पे नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी मैसेज भेज सकोगे, बात कर सकोगे, चैटिंग कर सकोगे, वीडियो कॉलिंग कर सकोगे। तो ये सिस्टम को बोलते हैं हम फेडिवर्स। ये स्टार्ट करने वाली है मेटा कंपनी अपने कंपनीज़ के लिए। जिसका व्हाट्सएप पे अकाउंट है वो इंस्टाग्राम वालों को, फेसबुक वालों को मैसेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम होगा। क्या सिर्फ ये फर्स्ट टाइम मेटा कंपनी करने वाली है? नहीं, इससे पहले भी कई सारी कंपनीज़ हैं वो कर रही हैं। जैसे देखो, ये पिक्सल फेड है, पीयर ट्यूब है, लेमी है, डायस्पोरा है, और भी कई सारी हैं जो फेडिवर्स को यूज कर रही हैं।
तो यही आपको याद रखना। फेडिवर्स क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपका एक पे अकाउंट नहीं है और दूसरे पे चैटिंग करनी है तो उस पर भी कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम फेडिवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर न्यूट्रलिटी इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ये देखो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार किया वाटर न्यूट्रलिटी के लिए, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। तो क्या है वाटर न्यूट्रलिटी? वाटर जानते हो, पानी, न्यूट्रलिटी मतलब जानेंगे अभी। वाटर न्यूट्रलिटी का मतलब है, मान लो कोई कंपनी है, पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, ये पेप्सी बनाती है। अब पेप्सी बनाने में पानी भी चाहिए होता है। अब जितना पानी ये यूज करती है उतना पानी ये सेव भी करे। मान लो इसने पेप्सी बनाने में पानी इसका वेस्ट हुआ, मान लो 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी जो इसका वेस्ट हुआ है, अब ये पानी क्या है ना, इतना पानी ये सेव भी करे या इससे ज़्यादा सेव करे। सेव का मतलब रक्षित करे, कंजर्व करे, पानी को संरक्षित करे। तो फिर हम क्या बोलेंगे इसे? फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई साहब ये इससे ज़्यादा कर रही है तो ये वाटर पॉजिटिव है। अगर जितना ये वेस्ट कर रही है 1 लीटर पानी उतना ये सेव करे 1 लीटर, तो हम बोलेंगे वाटर न्यूट्रल। यानी कि क्या हो गया, टोटल फ्रेश वाटर कंजम्पशन जितना होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उतना हम पानी सेव भी करें तो हम बोलेंगे वाटर न्यूट्रलिटी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये 3 इसमें टर्म याद रखनी है। जैसे मान लो कोई बेवरेज कंपनी है, बेवरेज कंपनी मतलब, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, जैसे पेप्सी, कोला, कोक या दूध, ये सब किस में आते हैं? बेवरेजेज में आते हैं। कोई भी बेवरेजेज कंपनी है वो पानी को बचाती है, कितना? जितना पानी वो वेस्ट करती है उतना पानी बचाती है, तो हम बोलेंगे वाटर न्यूट्रलिटी उसने अचीव कर ली। और अगर वो ज़्यादा पानी कंजर्व करती है, मान लो 1 लीटर पानी वेस्ट करती है, उससे ज़्यादा वो पानी बचा रही है। कैसे बचा रही है? वेस्ट 1 लीटर कर रही है तो ज़्यादा कैसे बचा लेगी? मान लो भाई साहब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रही है, बारिश का पानी बचा रही है, या जो ख़राब पानी वेस्ट नालियों में उसको वो रिसाइकल कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, तो ज़्यादा पानी बचा रही है। तो हम फिर वो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ये कंपनी क्या है, वाटर पॉजिटिव है, वाटर पॉजिटिव। और अगर मान लो वो इतना नहीं बचा पा रही जितना वो वेस्ट कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो वाटर न्यूट्रल नहीं है, वाटर न्यूट्रल नहीं है। तो ये वाटर न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, जितना वाटर एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करो और वाटर यूज को रिड्यूस करो। जितना पानी आप यूज करते हो उसको कम करो, पानी को रीयूज करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ग्रे वाटर को रिसाइकल करो। ग्रे वाटर मतलब गंदा पानी जो, उसको दोबारा से रिसाइकल करो। जितनी वाटर की डिमांड है उसको लोकल रीजन में उसको कम करो, या जितना पानी आप यूज कर रहे उतना उससे ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके कंजर्व करो। इस तरह से वाटर न्यूट्रलिटी को अचीव किया जा सकता, हासिल किया जा सकता। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है भूविजन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये क्या है भूविजन? इसको कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे सॉइल टेस्टिंग सिस्टम। देखो मिट्टी में कितनी उर्वरकता है ये जांच करने के लिए ये सिस्टम है। मिट्टी की कितनी फर्टिलिटी रेट है ये जांच करने के लिए भूविजन एक सिस्टम है। किसने ये लॉन्च किया है? ये IIR ने लॉन्च किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये न्यू दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च का मतलब कृषि के लिए रिसर्च करती है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है आईकार। इसी का एक सेंटर है IIRR। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ये कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो इसने ये लॉन्च किया है भूविजन। इससे क्या कर सकेंगे? सॉइल की क्वालिटी नाप सकेंगे 30 मिनट के अंदर अंदर कि सॉइल की हेल्थ कैसी है। देखो सॉइल की हेल्थ पता चल जाए तो फार्मर उसी हिसाब से फसल लगा सकेंगे। अगर मान लो किसान को पता लग जाए ये मिट्टी इतनी ताकतवर नहीं है कि इसमें चावल हो सके या गेहूँ हो सके, तो उसमें वो दूसरी फसल लगाएगा जो उसमें हो सकती है ताकि उसका नुकसान ना हो। या उसे पता चल गया इसमें मिट्टी में उर्वरकता नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, तो वो खाद वगैरह का यूज़ करेगा, मैन्योर, फर्टिलाइजर वगैरह। तो इस तरह से ये किसानों की इनकम को भी इंक्रीज करने के लिए फ़ायदेमंद होगी भूविजन टेस्टिंग। कुछ वन लाइनर टॉपिक है, इनको देख लेते हैं अब। एक देखो डूरंड कप न्यूज में था। डूरंड कप आप जानते हो? ये डूरंड कप आपको बस इतना जानना किससे रिलेटेड है।
ये चाय वाला कप नहीं है। ड्यूरेंट कप का मतलब एक टूर्नामेंट होता है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल का टूर्नामेंट जो जीतता है उसे ये ड्यूरेंट कप दिए जाते हैं, मतलब दिया जाता है डूरंट कप, ट्रॉफी होती है। कब बनाया था ये बनाया था अंग्रेज़ों ने 1888 में। अंग्रेज उस टाइम पे जब ये खेला करते थे फुटबॉल, उस टाइम पे बनाया था डूरंट कप। और अभी भी हमारे इंडिया में जब फुटबॉल का टूर्नामेंट कोई टीम जीतती है तो उसको ये डूरंट कप दिया जाता है, मतलब एक अलग से टूर्नामेंट होता है डूरंट कप के लिए। एक देखो रिवर न्यूज में है, देविका रिवर है, देविका रिवर। ये रिवर इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसका मैनेजमेंट किया गया है, मतलब इसको साफ़ सफाई के लिए काम किया गया था इसमें। तो ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, बस इतना याद रखना, देविका रिवर। एक देखो मानस टाइगर रिजर्व न्यूज में है, बस लोकेशन याद रखनी है कहाँ पे है, असम में है ये मानस टाइगर रिजर्व। एक देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो क्या है ये, देखो हमारे इंडिया में सर्वे करती रहती है बर्ड एनिमल वगैरह की, पक्षी और पशु की ये सर्वे करती रहती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब बनाई थी ये अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेजों ने 1916 में। किसके अंडर काम करते हैं अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंदर काम करता है ये, हेडक्वार्टर कोलकाता में। ये 2-3 बातें तो इसके बारे में आपको याद रखनी है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने अभी हमारे इंडिया में जो पक्षी हैं उनकी सर्वे की, और उसमें क्या पाया, इसमें ये पाया इंडिया में 5% पक्षी ऐसे हैं जो इंडिया के लिए एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब जो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं पाए जाते। ऐसे 5% जितने भी हमारे इंडिया में पक्षी हैं उसके 5% पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं मिलते। तो ये इसके बारे में आपको याद रखना। सर्वे का ये डेटा है जो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में आप यूज कर सकते हो मेंस में भी। तो यही टॉपिक थे आज के।